लास्ट लेक्चर वी डिस्कस बायोमेडिकल मॉडल। अब हम डिस्कस करेंगे साइकोडायनेमिक अप्रोच या मॉडल जिसको कहते हैं। ये साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है ये सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये जो है बेसिस है मोटिवेशन और बिहेवियर्स की। इनर फोर्सेस का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम देखते हैं जो फाउंडेशंस प्रोवाइड की गई हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच के लिए, उसमें क्या होता है। साइकिक डिटर्मिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल बिहेवियर इज डिटर्म्ड, हर एक के पीछे कॉज जो है उसके पीछे इफेक्ट होगा। रोल ऑफ कॉन्शियसनेस है, सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे बिहेवियर का। कॉन्शियस फोर्सेस के अनकॉन्शियस फोर्सेस के थ्रू जनरेट होता है। कॉन्टीन्यूटी ऑफ नॉर्मल एंड अब नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल और अब नॉर्मल बिहेवियर जो डिफरेंट होते हैं इस तरह से एक डिग्री के हद तक, और ये जो है आपस में लिंक भी हो सकते हैं। इनकी कॉन्टीन्यूटी को देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। एम्फिसाइज किया गया क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस पे, इसमें डाटा कलेक्ट करने के लिए केस स्टडीज़ ली गई, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करवाई गई। और इसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस पे बात हुई। कॉन्शियसनेस क्या है, जिसमें हमारे थॉट्स फीलिंग्स जो कि हम फ़ौरन से अवेयर हो जाते हैं। सब कॉन्शियसनेस वो है जो कि माइंड लेवल जो कि कॉन्शियसनेस लेवल से थोड़ा सा नीचे होता है। प्री कॉन्शियस ये होता है कि पार्ट ऑफ सब कॉन्शियस जिसको हम डेलिब्रेट मतलब चॉइस अगर हमारी होती है तो उसके साथ हम इसको जेन में ला सकते हैं बात को। अनकॉन्शियस है पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस दैट कांट बी एक्सेस डायरेक्टली। हम इसको अनकॉन्शियस को डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। जब तक हमारे जेन में कोई ख्वाहिश या कोई बात नहीं आएगी तो हम इसको इस तक रसाई जो है वो हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एक स्टेज अप्रोच दी गई थी साइकोडायनेमिक अप्रोच, जिसमें स्टेज थ्योरी भी इसको नाम दिया गया है, स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट वन इज ऑरल स्टेज जो बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक ही कंसीडर कर सकते हैं या 1.5 साल तक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ईगो फॉर्मेशन हो जाती है और इसके अलावा डिले ग्रेटिफिकेशन, बॉडी इमेज डेवलप होने लग जाता है। एनल स्टेज है और इसमें एनल स्टेज ये तो इनकी ड्यूरेशन है अगर टॉयलेट ट्रेनिंग एनल स्टेज में, और इसके अलावा फॉर्मेशन जो सुपर ईगो की उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फेलिक स्टेज 3 to 5 ईयर्स, बॉडीली एंड जेनिटल अवेयरनेस आ जाती है बच्चे में, जेनिटल पबर्टी से एंड ऑफ लाइफ टिल डेथ। इसमें सिंबॉलिक ग्रेटिफिकेशन आ जाती है और सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग आ जाती है। अब हम बात करेंगे एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी जो है ये एक थ्रेट होता है हमें। इसमें ये कह सकते हैं एंग्जाइटी राइज होती है जब हम ईगो जो है कोप नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा ईड की डिमांड के साथ, और एक्सटर्नल डेंजर भी होता है और ईगो की डिमांड्स भी ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे एंग्जाइटी आ जाती है। अब हम देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। इस एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिप्रेशन, ब्लॉक कर दिया जाता है अनएक्सेप्टेबल थॉट जो है। और इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल भूल जाना जो पेनफुल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, इवेंट्स हैं। सेकंड वन इज़ रिग्रेशन, इसमें रिवर्टिंग बैक टू स्टेज दैट वाज सेटिस्फाइंग, मतलब बॉस जो है शोइंग टेम्पर टेंट्रम लाइक अ चाइल्ड, एक बॉस जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाए। डिस्प्लेसमेंट है रीडायरेक्ट कर लेना अपने एक्सप्रेशन ऑफ अनवांटेड डिज़ायर्स एंड इम्पल्सिस को, जैसे कि एक मतलब ये भी कह सकते हैं कि बीटिंग चिल्ड्रन व्हेन अ वाइफ कांट एक्सप्रेस एंगर टुवर्ड हस्बैंड, मतलब अपने बच्चों को मारना जब हस्बैंड और पेरेंट्स हस्बैंड और वाइफ के आपस के रिलेशनशिप जब अच्छे ना हों तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा गुस्सा करना। रैशनलिज्म, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई वंस बिहेवियर, सोशली एक्सेप्टेबल जो होते हैं उसकी तरफ मूव कर जाना, जैसे कि गोइंग फॉर अ सेकंड मैरिज, सेइंग दैट द फर्स्ट वाइफ वाज गर्लसम, कहना कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लड़ती है और मैं अब सेकंड मैरिज करना चाहता हूँ। और रैशनल एक दे के डिनाइल, रिफ्यूज़ करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना। इम्पल्सिस को कि स्मोकर बट सेइंग आई एम ऑन ओकेजनल स्मोकर, एक स्मोकर है लेकिन कहेगा नहीं मैं तो कभी कभी करता हूँ। प्रोजेक्शन जो है अनवांटेड थॉट्स इम्पल्सिस को प्रोजेक्ट कर देना, ब्लेम कर देना किसी और पे। इसके अलावा ये कैसे सब्लिमेशन, कन्वर्टिंग अनवांटेड इम्पल्सिस इनटू सोशली अप्रूव्ड। सब्लिमेशन में ये है कि डिसलाइक द लॉज बट बिहेव फ्रेंडली मैनर। अब कुछ जो है इंटरवेंशंस प्रोवाइड की गई थी साइकोथेरेपी में। फ्री एसोसिएशन है, फ्री एसोसिएशन में पेशेंट से ये कहा जाता है कि जो कुछ आपके माइंड में आ रहा है उसको आप बताएं, इसको कैथारसिस का नाम भी दिया गया। इसके अलावा रेजिलियंस की बात हुई कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो रेजिलियंस शो करते हैं, अपना जो बात प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करते, तो उसमें भी थेरेपिस्ट जो है उसकी ड्यूटी होती है कि वो उनके अनकॉन्शियस तक अप्रोच करे। ड्रीम एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमारा इड की जैसे ख्वाहिश है वो दिन में पूरी नहीं हुई तो ख्वाब में आ जाएगी और उस तरह से वो हमें बात पता चल जाएगी कि इसकी इड की जो इम्पल्सिस हैं वो फुलफिल नहीं की गई। इसके अलावा ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस की बात की गई। एक पेशेंट का इमोशनल रिस्पॉन्स जो थेरेपिस्ट की तरफ उस पर बात हुई। इसके अलावा काउंटर ट्रांसफर के इमोशनल
रिएक्शन जो है थेरेपिस्ट का पेशेंट की तरफ, उसको काउंटर ट्रांसफेरेंस कहा गया है। इसके अलावा कुछ क्रिटिसिज्म किया गया है फ्रॉइड की थ्योरी पे। उसमें ये कहा गया है कि ये जो है अनकॉन्शियस पे ज़्यादा फोकस है, साइंटिफिक नहीं है। एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो है, इन्वायरमेंट जो है, उनके इग्नोर किया गया है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। रिलेशनशिप जो जेंडर्स के, उन पे फोकस किया गया है। और थेरेपी जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर इस फ्रॉइड के बाद कुछ न्यू फ्रॉइडियन आए थे, उन्होंने बात की फ्रॉइड के बाद वालों ने, जैसे अल्फ्रेड एडलर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो थ्योरी थी इंडिविजुअल साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने फ्रॉइड के ऑपोजिट काम किया और अपनी इस थ्योरी में रिलेशनशिप और हार्मोनी पे ज़्यादा फोकस किया। अब इसमें यह है कि फ्रॉइड ने नेगेटिविटी पे जो बात की थी, एडलर के अप्रोच में मेन कंसेप्ट ये हैं, सेल्फ इस्टीम है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बर्थ ऑर्डर है, बहन भाइयों में जो ऑर्डर होता है, फर्स्ट बर्न, सेकंड बर्न, थर्ड बर्न, इस पे बात हुई। इसके अलावा लाइफ स्टाइल पर बात हुई। इन्होंने कहा वी आर प्रोडक्ट ऑफ द सोशल इन्फ्लुएंस ऑन आवर पर्सनैलिटी, कि हमारी जो हम सोशल इन्फ्लुएंस जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर असर होता है, हम वही उसी का प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा गोल्स हैं लाइफ में कि अचीव कर सकते हैं सुपीरियरिटी को। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे इन्होंने बात की। सेकंड वन थे कार्ल जंग, ये स्विस साइकेट्रिस्ट थे, और इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने कॉम्प्लेक्स थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की। इनके मेजर जो गोल थे वो ये था यूनिफिकेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, जैसे कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, इंट्रोवर्जन है, एक्सट्रोवर्टेड हैं। इन पे इन्होंने बात की थी। आउटर डायरेक्टेड होते हैं एक्सट्रोवर्टेड, और इंट्रोवर्जन जो होते हैं इनर डायरेक्टेड होते हैं, जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उनके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते। कैरन हॉर्नी ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी, इन्होंने ट्रेंड हुई थी एज अ साइकोएनालिस्ट जर्मन में, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर इनके कुछ इनका ये फोकस था कि ये भी फोकस करती थी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे, सोशल इंटरेक्शन पे, पर्सनल ग्रोथ पे। फिर इन्होंने डिसएग्री किया इम्पल्सिस, प्राइमरी इम्पल्सिस जो थी फ्रॉइड की। इसके अलावा बायोलॉजिकल बेसिस जो थी जेंडर के दरमियान। और कैरन हर्नी के बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, उसमें मेजर कंसेप्ट ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ हॉस्टाइल एंड द चाइल्ड फील्स लॉनली एंड आइसोलेटेड। अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं होगा तो बच्चा लॉनलीनेस फील करेगा। तो ये है कि अगर हम इस तरह देखेंगे कि इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, पेरेंट की अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा, प्रॉपर वो नर्चरिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, तब जाके वो बेहतर हो सकता है। अब हम सोशल इंटरेक्शन और इंटरपर्सनल स्टाइल की बात करते हैं। शी टॉक्ड अबाउट द वेज इन विच पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। सोशल इंटरेक्शन जो है, इंटरपर्सनल स्टाइल्स जो हैं, उस पर इन्होंने बात की। मूविंग अवे फ्राम अदर्स, जब हम ये स्टाइल यूज़ हो रहा होता है, उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी सीकिंग, सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस, मूविंग टूवर्ड्स अदर्स, बीइंग कंप्लाइंट एंड डिपेंडेंट। अगर वो इस तरह का मूविंग अगेंस्ट अदर, तो कंट्रोल गेन करना चाहता है, पावर लेना चाहता है, इंडिपेंडेंस। फिर इसके अलावा इन्होंने न्यूरोसिस पे बात की। अराइज फ्रॉम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अराइज फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड डिस्टर्बेंसेज इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन लेटर लाइफ, के अराइज होते हैं इमोशनल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से, और लेटर लाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं वहाँ तक भी ये जाते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और अब नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी की वजह से हो रहे होते हैं। गोल जो थेरेपी का था वो ये था कि रियलिस्टिक रिलेशनशिप लाना, रियल और लाइफ में और आइडियल लाइफ में। इसके अलावा हॉर्नी ने ये भी कहा कि ऑप्टिमिज़म जो है ह्यूमन नेचर के बारे में एबिलिटी है, कि ह्यूमन नेचर के बारे में जो ऑप्टिमिस्टिक है व्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंसान जो इसको चेंज कर सकता है। इसके अलावा इंटरेक्शन जो है, ह्यूमन इंटरेक्शंस कॉज्ड प्रॉब्लम्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शन सॉल्व प्रॉब्लम्स आल्सो, कि इंसान का जो इंटरेक्शन है वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और उसका जो इंटरेक्शन मतलब कि दूसरे लोगों के साथ नहीं है और उसका है, ये सारे क्या हो सकते हैं कि प्रॉब्लम को वजह भी बन सकते हैं और प्रॉब्लम